हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मंत्र। तो आज मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट पार्ट में जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्या है, वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र। सबसे पहला बात मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक बिल्ड करने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडिंग फर्दर। तो सबसे पहले मैं ब्रीफिंग कर दूं कि आज मैं क्या क्या टॉपिक डील करने वाला हूं। जो पहला टॉपिक डील करूंगा वो होगा वर्क ट्रांसफ़र। द फर्स्ट टॉपिक विल बी वर्क ट्रांसफ़र एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़, जो सेकंड टॉपिक डील करूंगा वो होगा पीडीवी और डिस्प्लेसमेंट वर्क। आपको मैं बस ये भी टॉपिक की ब्रीफिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी, आगे सब डील होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बेसिक टर्म्स। और सबसे पहली बात कि यहाँ से थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल के पार्ट स्टार्ट होंगे, तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे यहाँ के बाद ही। नेक्स्ट होगा पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। और कुछ बात जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये कि यहाँ से आपका ये वाला टर्म, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा और ये आपके बार बार आपके सिलेबस में आएगा और घूमता रहेगा ये टॉपिक, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझना। और ये वाला पार्ट, ये प्योरली न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। यहाँ पे फॉर्मूला होगा जिसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पूरी थर्मोडायनामिक्स की। और ये वाला पार्ट भी थ्योरेटिकल होगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वर्क ट्रांसफ़र क्या है, वर्क क्या है। और यहाँ पर जो कन्वेंशंस आएंगे, जो साइन कन्वेंशन आएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई एम ट्रूली टेलिंग यू कि आपको वो पूरे के पूरे सेमेस्टर, इवन पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके साथ चलेगा ये सब टॉपिक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। 3 पार्ट ही नहीं है इस टॉपिक में, और भी टॉपिक डील करने वाला हूँ मैं आज। जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा आपका वर्क इन वेरियस प्रोसेसेस। अब देखिए, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनामिक्स के, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इसके रिगार्डिंग, जो आपने अपने +2 में पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि थर्मो में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो इसमें हम बस देखेंगे कि किस प्रोसेस में क्या वर्क डन होता है, और उसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग बेसिकली इसमें, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ईजी हो सके। एंड द नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग आज देखेंगे वो ये देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र भी आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम हीट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे आज हम लोग केवल इतना देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे एक पाथ फंक्शन है, हीट ट्रांसफ़र के फॉर्मूला क्या क्या होंगे, और हीट ट्रांसफ़र क्या होगा। यहाँ हम लोग थ्योरेटिकली उसे डील करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहला चीज़ जो इसमें डील करने वाला है वो ये है कि इंट्रैक्शन ऑफ क्लोज सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैं अपने फर्स्ट पार्ट में ये बता चुका हूँ कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसलिए अगर आपने क्लोज सिस्टम वगैरह नहीं देखा है तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देखिए, और सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने उसमें बता रखा है उसे समझिए, एंड देयर आफ्टर कम टू दिस पार्ट। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि क्लोज सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप उसे समझिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग कि क्लोज सिस्टम का जो इंट्रैक्शन होता है अपने सराउंडिंग के साथ वो कैसे होता है। देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट करेंगे, और इसी इंट्रैक्शन की चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। वेरियस मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला मोड होता है इंट्रैक्शन का वो होता है वर्क ट्रांसफ़र, क्योंकि आज की टॉपिक का नाम ही है वर्क ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये दोनों टर्म आया क्यों, तो दिस इज़ द रीज़न कि ये टर्म आया क्यों, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम अपने सराउंडिंग से जो इंटरेक्ट करता है वो बाय दिस 2 मेथड्स, फर्स्ट इज़ वर्क ट्रांसफ़र एंड सेकेंड इज़ हीट ट्रांसफ़र। या तो वर्क को ट्रांसफ़र करके या फिर हीट को ट्रांसफ़र होकर के ही सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट करेगा आपस में। मीन्स क्या हुआ इसका कहने का, देखो, अगर हम कहते हैं कि अगर सपोज कर लो कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ओके, हमने लेट किया कि ये सिस्टम है, हाँ, और ये इसका सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और ये इसका सिस्टम है। तो हमने कहा कि ये सिस्टम और सराउंडिंग, इसके बीच कोई इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, मीन्स ये इंटरेक्शन हो सकता है आइदर बाय द ट्रांसफ़र ऑफ वर्क और बाय द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। या तो वर्क ये सिस्टम करे, या फिर सिस्टम पे वर्क हो, या तो हीट सिस्टम के अंदर जाए, या फिर हीट सिस्टम के बाहर निकले, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली द पॉसिबिलिटी बाय विच दिस सिस्टम कैन इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग। सो आज के हम चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे।
तो आपका जो पहला पार्ट था वो ये था कि सिस्टम और सराउंडिंग कैसे इंटरेक्ट करेंगे। याद रखना, सिस्टम, मैं सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द क्लोज सिस्टम। टॉपिक का ही नाम है कि इंट्रैक्शन ऑफ क्लोज सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्लोज सिस्टम और सराउंडिंग जो इंटरेक्ट करेगा वो कैसे करेगा, आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ वर्क और बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज वर्क ट्रांसफर। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्लोज सिस्टम इंटरेक्ट कर सकता है आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ वर्क और बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर कैसे होगा और क्या होता है वर्क ट्रांसफर, वो देखते हैं। देखो, वर्क ट्रांसफर जो है ना, वो क्या है, सबसे बेसिक मोड मीडियम है। बेसिक मोड कह लो या बेसिक मीडियम कह लो, ये क्या है, बेसिक तरीका है वर्क ट्रांसफ़र किसके, एनर्जी इंट्रैक्शन का। किसके बीच, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। देखो, जो भी होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होगा, या तो वर्क ट्रांसफ़र हो या तो हीट ट्रांसफ़र हो। तो वर्क ट्रांसफ़र जो क्या है, सबसे बेसिक मेथड है। अब देखो, तो अगर तुम देखा जाए तो वर्क तो बहुत समय पहले से पढ़ते आ रहे होगे, अपने स्कूल में भी पढ़ रखा होगा तुमने, कहाँ, मैकेनिक्स में, फिजिक्स में वर्क को पढ़ा होगा। वहाँ हम लोग वर्क को क्या पढ़ते हैं, वर्क को डिफाइन क्या करते हैं कि सपोज़ अगर कोई एक ब्लॉक है, हमने इस पर फोर्स लगाया F, और ये अगर मूव किया S डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वर्क क्या कहलाता है, F.S। ये हमारा कहलाता है वर्क। हाँ, मतलब स्कूल में हमने यही चीज़ पढ़ा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे F फोर्स लगाया, उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे या उसी के पैरेलल में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, उसका प्रोडक्ट कहलाता है वर्क। ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल वर्क। अगर हम देखा जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं या फिर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये है मैकेनिकल वर्क। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ साथ में एक और चीज़ समझो जो मैं इस फॉर्मूले से ही डील करूँगा। अगर तुम्हें सेम काइंड ऑफ वर्क चाहिए है, सेम काइंड ऑफ वर्क चाहिए मीन्स कि सेम मैग्नीट्यूड का अगर तुम्हें वर्क चाहिए है, सेम मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, सेम मैग्नीट्यूड कह लो या सेम काइंड कह लो, बोथ आर सेम, बट द फैक्ट इज़ कि तुम्हें सेम काइंड का वर्क चाहिए है, तो तुम क्या करोगे, या तो तुम, दो केस हो सकते हैं तुम्हारे पास। क्या होगा, तुम्हारे पास दो केस होगा तुम्हारे पास। अगर सेम मैग्नीट्यूड का तुम्हें वर्क चाहिए तो तुम्हारे पास दो केस होंगे, दो पॉसिबिलिटी होगा। पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि वर्क तुम्हारा W ही है। अब तुमने क्या किया, फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक है, डिस्टेंस को घटाओगे। ओके, तुमने अगर फोर्स को बढ़ाया, तुम्हें डिस्टेंस क्या करना होगा, कम करना होगा। एंड इफ़ अगर तुमने सेम काइंड का वर्क चाहिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी, तो मैंने अगर फोर्स को कम करा, देन यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस। मीन्स कि अगर तुम्हें सेम काइंड का वर्क चाहिए है तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी अराइज होते हैं। द फर्स्ट इज़ कि तुम फोर्स को बढ़ा दो और डिस्प्लेसमेंट को कम कर दो, या फिर फोर्स को अगर कम करते हो तो यू हैव टू रेज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो दिस इज़ अबाउट द केस, टू केसेस जो तुमको मैकेनिकल वर्क में देखने को मिलता है। ये बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि तुम्हें अभी मैं जो आगे टॉपिक डील करूँगा उसमें तुम्हें इस चीज़ को कोरिलेट करना होगा और तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा, यहाँ से फील करना होगा तुम्हें थर्मोडायनामिक्स के वर्क को, ठीक है। तो ये जो अभी तुमने देखा, ये सब क्या देखा तुमने, मैकेनिक्स का वर्क देखा। अभी हमने जो भी बताया वो क्या था, मैकेनिक्स का वर्क था। हमने डिफाइन भी करा इसको कहाँ से, मैकेनिक्स के वर्क से। अभी हम थर्मोडायनामिक के वर्क को देखे ही नहीं है। देखो, अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक के वर्क को, कि थर्मोडायनामिक में वर्क को क्या कहते हैं। हमने मैकेनिकल वर्क देख लिया, अब थर्मो में वर्क को क्या कहते हैं ये देखते हैं। अब देखो, थर्मो में वर्क को ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम ने वर्क किया, अगर किसी सिस्टम ने वर्क किया मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो कहता है वर्क सिस्टम के द्वारा तब होगा जब उसका सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट दिखे, कि वो किसी वेट को रेज कर सके। तो कहता है वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इफ़ द entire effect on the surrounding can be converted into raising the weight, ठीक है, into raising the weight। क्या ये जो मैंने शब्द लिखा है ना, ये थोड़ा तुम्हें टिपिकल लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा लिखा ही हुआ है। एक्चुअली जो इसे डिफ़ाइन किया जाता है ना थर्मो में, वो किया ही गया है टेढ़ा डिफ़ाइन। तो ये बिना एग्जाम्पल का तो बिल्कुल समझ में आने से रहा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस पहले लाइन का मतलब समझा दूँ, एंड देयर आफ्टर आई मूव टू द एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ सके। देखो, कहता है कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम
मतलब कहने का कि अगर थर्मो में किसी सिस्टम ने वर्क करा तो ये तुम्हें कब समझ में आएगा कि सिस्टम ने वर्क किया? वो तुम्हें तब समझ में आएगा कि सिस्टम ने वर्क किया जब उसका इंटायर इफेक्ट सराउंडिंग पे क्या करे, कन्वर्ट हो जाए रेज करने में, किसको, वेट को। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आएगा इसके स्टेटमेंट से बिना एग्जाम्पल के, ठीक है। तो सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पे, तब तुम एग्जाम्पल देखना और फिर कोरिलेट करना कि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था। अब देखो ये मैंने बना रखा है एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझाने के लिए। ये एक बैटरी है हमारा और उससे कनेक्टेड है एक मोटर और इससे कनेक्टेड है एक फ़ैन। अब देखो अगर हमने इस बैटरी से पावर सप्लाई किया इस मोटर को तो क्या करेगा, ये फ़ैन रोटेट करेगा, ठीक है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि बैटरी के ऑन होने से, मोटर के ऑन होने से फ़ैन चला, ठीक। तो हमने कहा वर्क डन हुआ, पर तुम्हें कब समझ में आएगा, जब इस सिस्टम का इफेक्ट सराउंडिंग पे क्या पड़े, वेट को रेज करने में हो, तब तुम कहोगे कि हाँ इस सिस्टम ने कोई वर्क किया है, अदरवाइज़ कहोगे सिस्टम ने वर्क नहीं किया, ठीक है। देखो जब भी मैं ये कह रहा हूँ ना कि वर्क तब समझ में आएगा जब सिस्टम से वर्क सराउंडिंग पे ट्रांसफ़र होगा, तो क्या होगा, वेट का रेज होगा। एक्चुअली में वेट रेज नहीं होगा। अब ये मत कहना कि जब भी मैं कहूँगा वर्क डन हुआ तो हमेशा ढूंढना कि वर्क तो रेज हुआ नहीं सर, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हुआ, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या रखा है कि वेट को रेज होना है। नहीं, एक्चुअली में वेट रेज नहीं होगा, बट उसका इफेक्ट सराउंडिंग में क्या पड़ेगा, वेट को रेज करने जैसा। जैसे देखो यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है मोटर, मोटर से कनेक्टेड है फ़ैन, फ़ैन चलेगा। तो हमने कह दिया कि सिस्टम ने वर्क किया, बट इसका इफेक्ट समझने के लिए क्या होना चाहिए तुम्हें, कि इस फ़ैन को वेट को रेज करना चाहिए, तब तुम समझोगे कि हाँ इसका ये जो सिस्टम है इसने वर्क किया। देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये इसको डिफाइन इसलिए ऐसे किया गया है ताकि तुम्हें समझ में आए कि सिस्टम ने वर्क किया और सिस्टम ने पे वर्क किया गया। दो बातें हैं, या तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो इन दो स्टेटमेंट के बीच डिफरेंस तब होगा जब अगर सिस्टम का इफेक्ट, इंटायर इफेक्ट सराउंडिंग पे वेट को रेज करने में हो तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। जब भी वर्क इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ये सिस्टम है तुम्हारा और ये सराउंडिंग है, इसके बीच जब भी वर्क इंटरेक्शन होगा तो या तो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे या फिर सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे। मीन्स आइदर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ओके। तो दिस टू कैन बी पॉसिबल, ठीक। तो हम कहते हैं ये कैसे समझेंगे कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम है या फिर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम है। तो हमने कहा कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तब होगा जब इस सिस्टम के इंटायर इफेक्ट को सराउंडिंग में कैसे देखा जा सके, वेट को रेज करने में। तो तुम कहोगे कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अदरवाइज को क्या कहोगे, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब इसी में अगर सपोज कर लो मैंने क्या किया, इस फ़ैन को रिप्लेस करा, किससे, एक पुल्ली और एक मास सिस्टम से। मैं एक फ़ैन को रिप्लेस कर दिया हूँ पुल्ली और अब देखो अब मैंने क्या किया, वहाँ पे जो फ़ैन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस पुल्ली लगा के, और क्या कर दिया मैंने, एक उससे वेट अटैच कर दिया। मैंने क्या किया, फ़ैन को रिप्लेस कर दिया किससे, एक पुल्ली और मास सिस्टम से। अब देखो अब क्या होगा, बैटरी ऑन हुआ, पावर मिला मोटर को, मोटर क्या करेगा, पुल्ली को पावर देगा, इससे क्या होगा, वेट रेज होगा। और हमने अभी क्या समझाया कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तब होगा जब इसका इंटायर इफेक्ट किस पे, सराउंडिंग पे क्या करे, वेट को रेज करे। देन यू कैन से दैट द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक। अब देखो स्टेटमेंट को फिर कोरिलेट करना जो मैंने एग्जांपल दिया उससे। देखो स्टेटमेंट में यही लिखा था ना कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ इंटायर इफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इन रेजिंग द वेट, ठीक। अगर इंटायर इफेक्ट को तुम कन्वर्ट कर सको वेट को रेज करने में, देन तुम कहोगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दाउ वेट मे नॉट बी रेज्ड, एक्चुअली वेट रेज नहीं होगा। जैसे वहाँ जब फ़ैन चल रहा था तो वेट रेज नहीं हो रहा था, बस हमने तुम्हें दिखाने के लिए पुल्ली और मास सिस्टम से रिप्लेस करा था ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वेट, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम कब होगा, जब वर्क क्या करे। देखो स्टेटमेंट में यही लिखा था ना कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ इंटायर इफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इन रेजिंग द वेट, ठीक। अगर इंटायर इफेक्ट को तुम कन्वर्ट कर सको वेट को रेज करने में, देन तुम कहोगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दाउ वेट मे नॉट बी रेज्ड, एक्चुअली वेट रेज नहीं होगा। जैसे वहाँ जब फ़ैन चल रहा था तो वेट रेज नहीं हो रहा था, बस हमने तुम्हें दिखाने के लिए पुल्ली और मास सिस्टम से रिप्लेस करा था ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए
कि कैसे जो है वो वे वर्क डन का कैसे इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं सिस्टम के वेट, सिस्टम का इफ़ेक्ट देखते हैं सराउंडिंग पे वेट को रेज़ करने में। अब देखो, अब मैं तुम्हें दोनों डायग्राम दिखाता हूँ। एक डायग्राम दिखाऊंगा सबसे पहले पुल्ली और मास सिस्टम वाला। ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या था कि सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे। ये तुम्हें कब समझ में आया? जब वेट रेज हुआ, ठीक। अगर यहीं पर फ़ैन लगा था तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं था। तो तभी डेफिनेशन को ऐसे लिखा गया है कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तब समझ में आएगा हमें जब सराउंडिंग पे उसका इफेक्ट कैसा दिखे, वेट को रेज करने में दिखे। अगर वेट को रेज करने में दिखा उसका इफेक्ट तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अदरवाइज हम क्या कहेंगे? वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। और हमने तुम्हें क्या कहा कि वर्क इंट्रैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दो तरीके का होगा, आइदर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक। तब ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि वर्क ट्रांसफ़र क्या है और आखिर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम को हम कैसे फील कर सकते हैं, ठीक। अब हम अगली पार्ट देखेंगे। देखो, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं? साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के केस में, हीट ट्रांसफ़र के केस में भी और वर्क ट्रांसफ़र के भी केस में। क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कन्वेंशन तुमने ज़रा सा भी गलत लिया तुम्हें पूरा का पूरा आंसर गलत मिलेगा। और सच बता रहा हूँ, ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले करेगा अभी, तुम देखना जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और अगर कभी मौका मिले तो बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे कि गेट, ESC, SSC, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, मैं उनका जिक्र नहीं करने वाला, बट बस मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूँ कि अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम इन फ्यूचर लिखते हो तो ये सब जो है ना टर्म्स, इन सब टर्म्स कन्वेंशन पे क्वेश्चन बनते हैं। और तब तुम्हें लगेगा कि ये सब तो सेमेस्टर का चीज़ है और काफ़ी आसान है, ठीक है। तो देखो, पहला कन्वेंशन ये है कि अगर ये तुम्हारा सपोज सिस्टम, मैं डायग्राम के फॉर्म बनाता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा याद रहे। देखो, ये सिस्टम है तो या तो सिस्टम वर्क करेगा या फिर सिस्टम पे वर्क होगा, ठीक। या तो सिस्टम वर्क करेगा, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, या फिर सिस्टम पे वर्क होगा। हमने पहला चीज़ क्या बताया था कि वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है या हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्क ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र, दो सिस्टम और एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एज एन इंटरेक्शन प्रोसेस, ठीक। अब देखो, वर्क में क्या हो सकता है? वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम हुआ तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ओके। अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम हुआ तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम हुआ तो क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे? वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क इज़ डन बाय द ऑन द सिस्टम नेगेटिव। देखो, मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ, लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात क्यों दो बार रिपीट कर रही है, तो रिपीट करने की चीज़ है ही नहीं, ये तो याद हो गया मुझे। अभी लग रहा होगा जब तक ये वीडियो चल रहा है, और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये मिस्टेक बार बार रिपीट करोगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही ध्यान से याद भी कर लेना इस कन्वेंशन को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम इज़ नेगेटिव। इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है? PDV और डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझना, बस एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले से बिना नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होगा। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला आने वाला है तुम्हारे सामने, ठीक। ये सपोज कर लो इंस्टेंट 1 है और ये इंस्टेंट 2। ये तुम्हारा क्या है? पिस्टन। ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें ये क्या है? तुम्हारा पिस्टन। अब सपोज कर लो किसी एक इंस्टेंट 1 पे इसका प्रेशर P1 है और वे वॉल्यूम V1 है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये पिस्टन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा स्लोली, बहुत स्लोली, ठीक है। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस में मूव करना स्टार्ट किया। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वेसी स्टैटिक मीन्स वेरी स्लोली मूव करना स्टार्ट किया। कौन? पिस्टन, अपने इनिशियल स्टेट 1 से। और कहाँ पहुँचा? अपने फाइनल स्टेट 2 पे, जहाँ पे इसका प्रेशर क्या हुआ? P2 और वॉल्यूम क्या हुआ? V2। अब देखो, यहाँ से यहाँ के बीच, ये 1 से 2 के बीच वेरी स्लो प्रोसेस है, ये याद रखना, ठीक। अब देखो, अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं कर्व पे ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ये मान के तुम्हारा PV कर्व मैं ड्रॉ करता हूँ, ये प्रेशर वाला कोऑर्डिनेट, ये वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे इस जगह पे 1 है, यहाँ पर प्रेशर P1 था और यहाँ वॉल्यूम V1 था, ओके। अब ये यहाँ से 2 इंस्टेंट पे पहुँचा, जहाँ पे प्रेशर क्या था इसका? P2 और वॉल्यूम क्या था? V2। अब देखो, हम पूछ रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में 1 से 2 में कितना वर्क डन हुआ, ठीक। मेरा मतलब जानने का क्या है? बस
वर्क डन। वर्क जानने से मतलब है मुझे कि इस पिस्टन को 1 से 2 पे मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूँ वर्क डन का तो क्या होता है फॉर्मूला, मैं स्मॉल, बहुत ही स्मॉल वर्क डन लेके चल रहा हूँ अभी छोटे से पार्ट के लिए, तो DW मैंने लिख दिया बहुत ही इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल वर्क डन के लिए सॉरी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हैं ना। अगर देखा जाए तो मैकेनिकली यही लिखते हैं, तो बेसिक ही चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अब मैकेनिकल में वर्क कुछ होगा अब आगे जाएंगे तो कुछ और होने लग जाएगा, नहीं, बेसिक तो बेसिक ही है। इसी बेसिक से हम कुछ और डिड्यूस कर सकते हैं, बट बेसिक कैन नेवर बी चेंज। ठीक है, तो हमारा वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स को क्या लिखते हो, अब हम लोग फोर्स को एक और चीज़ देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकते हो तुम, P इंटू ए इंटू डी एल। ठीक, अब ये ए कौन है और P कौन है, P है प्रेशर। ठीक, जब इस छोटे से वर्क को हम कंसिडर कर रहे थे, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के पास, तो ये प्रेशर P था। ठीक, अब ए क्या है, पिस्टन के एरिया, ये तो चेंज होने से रहा, ये तो चाहे 1 पे देखो चाहे 2 पे देखो चाहे 1 और 2 के बीच में कहीं देखो किसी भी इंस्टेंट पे, तो ये तो इतना ही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ ए इंटू डी एल। अब DW क्या लिखेंगे हम, अब DW क्या लिखेंगे, अब देखो P ए इंटू डी एल मतलब एरिया इंटू लेंथ, DV बहुत छोटा सा पार्ट DV। अब अगर हम पूरे प्रोसेस 1 से 2 की बात करें, 1 से 2 की बात करें तो हमारा वर्क डन क्या होगा 1 से 2 के बीच। अगर हम 1 से 2 के बीच तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, V1 से V2 P इंटू डी। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, एक फॉर्मूला मिला, पहला फॉर्मूला। तो क्या मिला हमारा पहला फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू P इंटू डी। ठीक है, V1 से V2 तक में, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। अब ये मत समझना इस फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, वर्क निकालना हुआ तो लगा दिए P इंटू डी, इसके कुछ कंडीशन है। और ये तुम्हारा है पहला फॉर्मूला थर्मो का जो मैं स्टार्ट किया, इसमें जब से मैंने पढ़ाया तब से ये पहला फॉर्मूला आया तुम्हारे सामने। और इस पहले फॉर्मूले के लिए 2 कंडीशन याद रखना, थर्मो में बहुत ही कम जगह कंडीशन आएंगे फॉर्मूले पे, पर यहाँ है। यहाँ का पहला कंडीशन क्या है कि प्रोसेस क्वेसी स्टैटिक, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तब तुमने ध्यान दिया होगा मैंने कहा था कि बहुत ही स्लोली पिस्टन मूव कर रहा था, यानी कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। पहला कंडीशन क्या है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। दूसरा कंडीशन क्लोज सिस्टम। मैंने अपने एनालिसिस जब स्टार्ट किया था आज का, मैंने जब पार्ट स्टार्ट किया तभी मैंने कहा था कि क्लोज सिस्टम के इंटरेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम के इंटरेक्ट करने के क्या हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या था, हीट, और दूसरा क्या था, वर्क। तो यानी कि अगर टॉपिक ही स्टार्ट हुआ वहाँ से तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो लगेगा ही, क्लोज सिस्टम। और जब मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया तब मैंने क्या कहा कि बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था पिस्टन, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। यानी कि इस फॉर्मूला को यूज़ करने तुम्हारे पास 2 कंडीशन आए, पहला कि क्वेसी स्टैटिक एंड दूसरा क्लोज सिस्टम। और एक चीज़ समझो, ये जो कर्व बनाया था मैंने, कभी भी तुम्हें अगर कोई भी कर्व दिया हो PV, तो उसमें एरिया जो होगा, एरिया अंडर जो PV कर्व होगा वो क्या बताएगा तुम्हें, वर्क डन। क्या देगा, इसी को अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो इसका मतलब क्या होता है कि एरिया जो होगा कहाँ, PV कर्व पे, अगर एरिया जो होगा PV कर्व पे वो क्या बताएगा, वर्क डन। ठीक, तो ये चीज़ मैंने बताया तुम्हें, पहला फॉर्मूला इसका, ये पहले फॉर्मूले का 2 कंडीशन दिया मैंने। ठीक, और ये हमने कर्व से बताया कि अगर एरिया जो होगा PV कर्व पे वो क्या बताएगा तुम्हें, वर्क। तो मेरा ये दूसरा टॉपिक था जो ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मान के चलो कि जब भी अगर तुमसे कोई पूछेगा ना थर्मो में कुछ पार्ट, तो यहाँ से उठा के ज़रूर पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में वो कंफ्यूज कर सकता है। अगर तुम सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में बैठे हो तो भी तुमसे वो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ तो इसे स्टार्ट करने के लिए मैं एक कर्व बनाऊँगा, उस कर्व से तुम समझना। ठीक है, मैं कर्व बना रहा हूँ, मान के चलो ये एक कोऑर्डिनेट है, ये P है और ये V है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। अब देखो इस 1 से 2 पे जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, या तो मैं ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट रास्ता है 1 से 2 पे जाने का। पर एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं
मान लो कोई भी कुछ भी प्रोसेस हुआ, कोई भी प्रोसेस हुआ सिस्टम के बीच और सराउंडिंग के बीच कोई भी प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो उसमें 1 से 2 के बीच में अगर सपोज़ कर लो पाथ ये ए है, ये पाथ सी है और ये बीच वाला पाथ क्या है, बी है। सपोज़ कर लो कि अगर ए पाथ से गया तो वर्क, बी पाथ से गया तो वर्क, और अगर सी पाथ से गया तो वर्क, सेम होगा। 2 मिनट मन में सोचो कि अगर ए पाथ से गया या बी पाथ से गया या सी पाथ से गया सिस्टम अगर 1 इनिशियल स्टेट और 2 फाइनल स्टेट पे अगर पाथ फॉलो करता है ए, बी और सी, तो क्या वर्क डन सेम होगा? मन में सोचो जरा, वर्क सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वर्क पढ़ाया तो मैंने क्या बताया कि एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, वर्क। और सपोज कर लो कि इस वाले कर्व या इस वाले में या इस वाले में क्या एरिया तुम्हें सेम मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर कर्व ये ए बना तो ऐसा बनेगा, बी है तो ये ऐसा है और सी है तो ये ऐसा है। मीन्स अगर कर्व चेंज तो एरिया अंडर द कर्व भी चेंज, और अगर वो चेंज तो वर्क का वैल्यू भी चेंज। यानी कि वर्क क्या हुआ, पाथ फंक्शन। यानी कि वर्क डिपेंड करेगा जो पाथ फॉलो किया गया सिस्टम को 1 से 2 पे जाने में, उस पर डिपेंड करेगा। मैंने क्या बताया कि वर्क क्या है, क्या बताया मैंने कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। मीन्स इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या बताया, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो कि सिस्टम 1 से 2 पे जाता है, अगर डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा तुम्हें वर्क के क्या मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ भी मिलेंगे। सो वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन। अब एक और चीज़ सुनो, किसी भी पाथ फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ करते हैं, ठीक। अब एग्जैक्ट क्या है, इनएग्जैक्ट क्या है, ये सब तुम्हारे मैथ्स का टर्म है और ये तुम वहीं पढ़ोगे। और आगे जब मैं पढ़ाऊँगा एक चैप्टर, पर्टिकुलर एक चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा थर्मो के रिलेशंस, उसमें मैं इसे यूज़ करूँगा तो मैं तुम्हें वहाँ इन डिटेल्स भी समझाऊँगा, ठीक है, कि क्या है इनएग्जैक्ट और एग्जैक्ट। फिलहाल के लिए तुम ये याद रखो कि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्रॉस लगा के, ऊपर क्या लगा के, क्रॉस लगा के, ठीक। हम कभी भी DW ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस लगा के, क्योंकि ये क्या है, पाथ फंक्शन है और ये क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ओके। अब एक और चीज़, पाथ फंक्शन में आया कि वो पाथ पे डिपेंड करेगा। हाँ, अगर हम इनिशियल से फाइनल के बीच जा रहे हैं तो प्रोसेस क्या डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन, कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। अब देखो, सपोज कर लो कि ये तुम्हारा कोई सिस्टम है, ये तुम्हारा कोई सिस्टम है। मैंने कहा इस सिस्टम का इनिशियल में वॉल्यूम V1 था, चेंज होकर फाइनल में ये मूवेबल है, चेंज होकर फाइनल में यहाँ पहुँचा और सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया, V2। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या इस 1 से 2 के बीच जो चेंज हुआ वॉल्यूम में, तुम्हें इस बात से मतलब है कि कैसे चेंज हुआ, या सिर्फ इस बात से मतलब है कि वॉल्यूम 1 से 2 हो गया? नहीं, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वॉल्यूम 1 से 2 हुआ। इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें कि कैसे 1 से 2 हुआ, कौन सा पाथ फॉलो किया, ये यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ गया, नहीं। हमें तो सिर्फ इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2 से मतलब है, क्योंकि हमें बीच से कैसे वॉल्यूम चेंजेस हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसके मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और मतलब है फाइनल पॉइंट से। सपोज प्रेशर ही था, ये तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है अगर, तो प्रेशर इनिशियल में P1 था, बाद में प्रेशर P2 हुआ, तो तुम्हें किस बात से मतलब है, प्रेशर P2 से मतलब है ना, कि इनिशियल में प्रेशर P1 था, फाइनल प्रेशर P2 हुआ, तुम्हें तो इस बात से मतलब है। तुम्हें तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये पिस्टन जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करके गया, नहीं मतलब है। क्योंकि ये सब क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, थर्मोडायनामिक का प्रॉपर्टी है। मैंने उस दिन बता रखा था कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट लेक्चर जो था वो बिल्डिंग लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने बेस बिल्ड करा और वहीं से टर्म्स में यूज़ करूँगा आगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्रॉपर्ली, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का क्या होता है ना, कि वो सब पॉइंट फंक्शन होते हैं, वो सब सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है। उनके इनिशियल और फाइनल के बीच जो चेंजेस हुए, उस चेंजेस के बीच कौन से पाथ फॉलो किए उस पर डिपेंड नहीं करता। दे ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। ओके, नाउ कि अगर जो पॉइंट फंक्शन होंगे वो क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई पाथ फंक्शन है तो वो क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इन द सेम वे जो पॉइंट फंक्शन है वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं।
वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। और उससे हम कैसे डिनोट करते हैं, dp या फिर dt या फिर dv। वी डू नॉट यूज़ क्रॉस, जैसे उसमें हम लोग क्रॉस यूज़ करते थे ना ऊपर में, वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए। ओके, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन मैंने जब पढ़ाया था आपको फर्स्ट में, तो मैंने उसमें बताया था, एक टर्म यूज़ किया था मैंने, डिफ़ाइन किया था मैंने, साइक्लिक प्रोसेस। क्या डिफ़ाइन किया था, साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें मैंने ये बताया था कि इनिशियल से फाइनल फिर से इनिशियल, मीन्स कि अगर कोई प्रोसेस हुई 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया एंड देन इट अगेन कम टू द 1, मीन्स कि इनिशियल और फाइनल प्रोसेस सेम हो जाए, मतलब ये इनिशियल था 1 और फाइनल भी यही हो 1, तो वो कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो सपोज़ कर लो कि मैंने कहा कि कोई सिस्टम है, उसका वॉल्यूम इनिशियल में v1 था, फिर v2 हुआ और वापस से फिर से क्या हो गया, v1 हो गया। तो क्या इस सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, इस सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, नहीं, जीरो चेंज हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, चेंज जीरो होता है। डी चेंज हुआ या फिर सपोज लो डी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, वो चेंज जीरो होगा। अब देखो, मेरे बताने का यहाँ दो मतलब था। पहला मतलब ये था कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस उसमें चेंज क्या होगा, जीरो। और दूसरा कि साइक्लिक प्रोसेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस को, ये है हमारा डिनोशन का टर्म। बताने का मेरा मतलब सिर्फ दो था, साइक्लिक प्रोसेस में उसे डिफाइन कर चुका था, फिर भी मैं अभी अगर लेकर आया तो उसका कुछ ना कुछ तो रहा होगा मकसद। तो मकसद ये था पहला चीज़ बताना कि उसको डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि कई जगह आने वाला है ये सब टर्म। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब जब तुम सॉल्व करोगे ना, आगे चैप्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा एंड देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ठीक, तब तुम भूलना स्टार्ट कर दोगे बेसिक को, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे होगे तो बेसिक भूलता जाएगा एंड देन तुम्हें प्रॉब्लम होगी उसे समझने में। सो अभी समझो, ध्यान से समझो, डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, वर्क, या सॉरी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, चेंज जीरो, क्योंकि इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम हो गया इसलिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक में हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस में वर्क का वैल्यू क्या होता है। इसमें जो पहला देखेंगे वो क्या देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कहने का कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम जितना था उतना ही रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट था। कांस्टेंट वॉल्यूम कोई प्रोसेस हुआ, उसमें हम लोगों को वर्क डन फाइंड करना है हमें। ठीक, अब देखो, पहले तो नाम समझ लो, कांस्टेंट वॉल्यूम को ही हम लोग आइसोकोरिक भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं आइसोकोरिक लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका एक और नाम है। ठीक, ये डिफरेंट एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, बट आइसोकोरिक इज़ वेरी कॉमन, बहुत लोग यूज़ करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का ही नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, और डिफरेंट तुम्हें जगह पे आइसोमेट्रिक लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये सब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, P इंटू डी वी। अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, अब देखो, हमने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यानी कि डी वी क्या रहेगा तुम्हारा, ज़ीरो, यानी कि P इंटू ज़ीरो, तो कहने का मतलब वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक, अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसका वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। मीन्स अगर तुम्हें कहीं भी, अगर न्यूमेरिकल में कोई भी प्रोसेस दिया हुआ है, अगर लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, डायरेक्ट लिखो, वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस देखो, सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, इसी का एक नाम क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर का ही नाम है आइसोबेरिक, इसका एक और नाम है, बहुत जगह तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, आइसोपिक्टिक प्रोसेस, सॉरी आइसोपिस्टिक प्रोसेस। ठीक, इसी का नाम क्या है, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ तुम्हें, क्योंकि एक तो टर्म नया, ऊपर से तुम लोग भी नए, तो पता चला कि भूल गए कि लिखा क्या था। आइसो, स्पेलिंग वगैरह इतना ध्यान में देना, हो सकता है कुछ एरर हो जाए। आइसोपिस्टिक प्रोसेस, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें कोई एरर ना मिले। ओके, तो आइसोपिस्टिक प्रोसेस या फिर आइसोबेरिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ऑल आर सेम। ठीक, अब देखो, हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। हम इंटरेस्टेड हैं वर्क डन कैलकुलेट करने में। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डी वी, हमने अब तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। और डी वी भी क्या, तो V1 से V2। पिछले यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या था, वॉल्यूम चेंज जीरो था, पर यहाँ वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं है, यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है।
यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक। तो वर्क प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। डी को जब इंटीग्रेट करके लिखोगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है V2 माइनस V1। अब देखो, अब ये मत पूछना कोई हमसे कि V2 माइनस V1 कैसे हुआ, इंटीग्रेशन सबने पढ़ रखा होगा अपने +2 में, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ दूसरा फॉर्मूला, ठीक। अब देखो दूसरा इस एंगल से हुआ क्योंकि पहला जो था कांस्टेंट वॉल्यूम का वो तो ज़ीरो ही हो गया, ठीक। अगर किसी एग्ज़ाम में लिखा हुआ है तो तुम डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। हाँ, नेक्स्ट क्या देखा हमने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर बाहर आया तो V2 माइनस V1, यानी कि वर्क इक्वल्स टू P इंटू V2 माइनस V1। ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और ये जो था W इक्वल्स टू PdV, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला, ये तो हर जगह लागू होगा, हर जगह लागू नहीं होगा। हमने दो कंडीशन बता रखा है, पहला क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, दूसरा क्लोज सिस्टम। हाँ में हाँ मत मिलाते चलो। अब नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस, वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसी का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस भी। क्या नाम है, आइसोथर्मल। ये जो सेकेंड नाम लिख रहा हूँ ना, ये टेक्निकल नेम, बेसिकली तुम्हें जो एग्जाम्स दिखेंगे ना तुम्हें उसमें दिखेगा मोस्टली ये आइसोथर्मल। आइसो वाला जो टर्म है वो बहुत ही कॉमन है, ठीक, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है, ठीक। तो कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यही सब टर्म यूज़ होगा, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक। वो इतना लंबा लिखना नहीं चाहेंगे, ठीक। तो आइसोथर्मल, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। एक चीज़ बताओ, आइडियल कैसे क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, PV इक्वल्स टू MRT। अब R तो कांस्टेंट ही है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमारा ये M भी कांस्टेंट, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है, MRT। अब एक और चीज़ देखो, ये गौर करना और याद भी रखना कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो PV इक्वल्स टू C को फॉलो करेगा, यानी कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट को फॉलो करेगा, ठीक। अब देखो वही अपना बेसिक फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू P इंटू DV। अब देखो यहाँ से P को क्या लिख सकते हो, P इक्वल्स टू C अपॉन V लिख सकते हो। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, वर्क इक्वल्स टू P की जगह पर हमें क्या लिखते हैं, C अपॉन V। तो P को क्या लिखते हैं, C अपॉन V इंटू DV। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन में तुम्हें आता ही होगा मुझसे भी अच्छा, तो DV अपॉन V, C को बाहर कर दो, और ये कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा तुम्हें, W इक्वल्स टू C ln आता है V2 अपॉन V1। अब ये मत कहना कि ln कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन तो मुझसे भी अच्छा आता था ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा। W इक्वल्स टू C ln V2 अपॉन V1। अब C क्या है, C कहाँ से आया था, कांस्टेंट वाला ये, ठीक है। इसको तुम क्या रखोगे, P1 V1 इक्वल्स टू P इंटू V, ये सब क्या है, C है, ठीक है। या फिर C और क्या था, MRT था तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब C है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू C को मैं रिप्लेस कर दूँ, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। अब देखो ये सारे हैं एक ही फॉर्मूला, अब कन्फ्यूज़ मत होना कि अलग अलग हैं एक ही फॉर्मूला, बस इसको लिख रहा हूँ अलग अलग तरीके से। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एज पर एज गिवन डेटा तुम इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये भी है फॉर्मूला, ये भी है फॉर्मूला। अब देखो एक और देखो, W इक्वल्स टू मैं एक और चीज़ रिप्लेस कर सकता हूँ। एक चीज़ तुम्हें पता होगा कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ से मैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 अपॉन P2। अब ये सब मत पूछना कहाँ से हो रहा है, ये सब सिंपल मैथ्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान है ये सब, बहुत ही सिंपल मैथ्स में यूज़ कर रहा हूँ। V2 अपॉन V1 क्या लिख सकता हूँ, P1 अपन P2, यहाँ से देखो क्रॉस कर दो तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 मिल जाएगा तुम्हें, जो है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क इक्वल्स टू P1 V1 ln, मुझे V2 अपन V1 को रिप्लेस करना है तो क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2। ये तीन फॉर्मूला बताने का क्या मतलब था मेरा, मैंने कहा कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एज पर एज गिवन डेटा तुम अपना ये यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, जो तुम्हें रेलेवेंट लगे उस केस के लिए, ठीक। एक और चीज़ यहाँ समझो, कंडीशन फॉर यूजिंग दैट फॉर्मूला। पहला कि सिस्टम को, जो तुम्हारा सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, क्योंकि ये तो
डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी के लिए ही आ रहा था, दूसरा क्वेसी स्टैटिक, तीसरा आइसोथर्मल, ठीक। चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा कि ये आइडियल के लिए यूज़ होगा। किसके लिए, आइडियल सिस्टम, मतलब सॉरी आइडियल गैस के लिए यूज़ होगा। किसके लिए, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस वाला क्या आ गया बीच में, ये चोला। अब ये बीच में इसलिए आ गया, क्यों इसलिए आ गया ये बीच में तुम्हारे, अब इसको मैं एक और से लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू सी को मैं रिप्लेस कर दूँ P1 V1 ln V2 अपॉन V1। अब देखो ये सारे हैं एक ही फॉर्मूला, आप कन्फ्यूज़ मत होना कि अलग अलग हैं एक ही फॉर्मूला, बस इसको लिख रहा हूँ अलग अलग तरीके से। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एज पर एज गिवन डेटा तुम इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये भी है फॉर्मूला, ये भी है फॉर्मूला। अब देखो एक और देखो, W इक्वल्स टू मैं एक और चीज़ रिप्लेस कर सकता हूँ। एक चीज़ तुम्हें पता होगा कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ से मैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 अपॉन P2। अब ये सब मत पूछना कहाँ से हो रहा है, ये सब सिंपल मैथ्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, बहुत आसान है ये सब, बहुत ही सिंपल मैथ्स में यूज़ कर रहा हूँ। V2 अपॉन V1 क्या लिख सकता हूँ, P1 अपन P2, यहाँ से देखो क्रॉस कर दो तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 मिल जाएगा तुम्हें, जो है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क इक्वल्स टू P1 V1 ln, मुझे V2 अपन V1 को रिप्लेस करना है तो क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2। ये तीन फॉर्मूला बताने का क्या मतलब था मेरा, मैंने कहा कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एज पर एज गिवन डेटा तुम अपना ये यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला जो तुम्हें रेलेवेंट लगे उस केस के लिए, ठीक। एक और चीज़ यहाँ समझो, कंडीशन फॉर यूजिंग दैट फॉर्मूला। पहला कि सिस्टम को, जो तुम्हारा सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, क्योंकि ये तो W को PDV के लिए ही आ रहा था। दूसरा क्वेसी स्टैटिक, तीसरा आइसोथर्मल, ठीक। चौथा एंड मोस्ट क्या, आइडियल गैस, मीन्स कि गैस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सिस्टम में, आइडियल गैस। कहने का मतलब, अब ये क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लिया था, ठीक। तो यानी कि इस फॉर्मूले के लिए तुम्हारे पास 4 कंडीशन हो गए। अब देखो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसके लिए कंडीशन आया है। पहला क्या था तुम्हारा, W इक्वल्स टू PDV, जहाँ सिर्फ 2 कंडीशन थे, क्वेसी स्टैटिक एंड क्लोज सिस्टम। और यहाँ पर ये इसी का छोटा है, ठीक, इसी से डिड्यूस हुआ है, इस कारण से क्लोज और क्वेसी तो कॉमन रहेगा। और तीसरा कि ये तो बना ही आइसोथर्मल के लिए है, तो आइसोथर्मल। और चौथा आइडियल गैस, क्योंकि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया इसलिए। तो ये है इस फॉर्मूला कंडीशन। अब नेक्स्ट और फोर्थ हम लोग देखेंगे। अब देखो फोर्थ इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी 2 प्रोसेस आएंगे लगातार, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस नहीं लगेगा कि डिफरेंस है, बट डिफरेंस है मैं बताऊंगा, ध्यान से बस देखते रहना। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लिखते हैं P(V⁴n) इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि C, ठीक। अब देखो ये जो n है ना, ये पॉलीट्रॉपिक है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहते हैं इसे, n को क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। अब n की वैल्यू हो सकती है, इसकी एक रेंज है, जो n की वैल्यू क्या से क्या हो सकता है। अब देखो n का वैल्यू का मैं देखूँ ना तो कहूँगा कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक हो सकता है, मतलब कुछ भी। अब देखो एक स्पेशल केस कहता है कि जब n इक्वल्स टू तुम गामा यानी कि 1.4 रखते हो फॉर एयर, तो वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अलग से नहीं लिखाऊंगा, मैं लिखूंगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, जो वैलिड होगा किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए भी। क्यों, क्योंकि तुम अगर n को रिप्लेस कर दो गामा से, देन इट विल बी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। सो आई एम गोइंग टू राइट ओनली फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड व्हाट इज हियर n, n is their polytropic index, and n can be from -∞ to +∞. And if n equals to gamma equals to 1.4 for air, then it will be known as adiabatic process, ठीक। अब देखो PV to the power n equals to constant का मतलब क्या हुआ कि P1 V1 to the power n equals to P2 V2 to the power n हो सकता है, ठीक। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो P equals to क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 to the power n अपॉन V to the power n
इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, पी का वैल्यू ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो हमारे पास एज यूजल वर्क इक्वल्स टू क्या है, पी इंटू डी वी, वी कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ठीक। अब अगर मैं यहीं पर पी का वैल्यू रख दूँ V1 से V2, पी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ लिख रखा है ऊपर वाले इक्वेशन में, ये यहाँ से रख दो P1 V1 टू द पावर n अपन V टू द पावर n इंटू डी वी। अब इसे इंटीग्रेट करोगे, ये इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम रहा, इंटीग्रेट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तुम सबको आता होगा, तुम सब ने अच्छे से पढ़ रखा होगा +2 में, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, P1 V1 अपॉन n-1 ब्रैकेट 1 माइनस P2 अपॉन P1 इसके ऊपर पावर में n-1 अपॉन n ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया फॉर्मूला बाकी के कंपैरिजन में, बट याद तुम्हें रखना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा तो डायरेक्ट यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर करते रहना इंटीग्रेशन बैठ के एग्ज़ाम में, 3 घंटे एग्ज़ाम इंटीग्रेशन करने में निकाल लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा है ये वर्क का फॉर्मूला, कब, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। अब अगर यहीं n को रिप्लेस कर दो गामा से तो हो जाएगा किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो मैं उसे अलग से नहीं लिखूंगा, बस तुम सिंपली गामा से रिप्लेस कर दोगे एंड यू विल गेट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र, देखो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादा मैं हीट के बारे में बात करूँगा आगे चैप्टर्स में, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझो कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट भी क्या था, हमारा एक मेथड था, किसका, एनर्जी इंट्रैक्शन का, क्या था, एक मेथड था किसका, एनर्जी इंट्रैक्शन का बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ठीक। अब देखो हीट को, हीट जैसे किसी सिस्टम है, ये सपोज करो तुम्हारा सिस्टम है और ये तुम्हारा सराउंडिंग है, तो हीट का इंट्रैक्शन तब होगा जब इस सिस्टम और सराउंडिंग बीच क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही कौन आएगा, हीट का रोल प्ले होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ तो हीट का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब कि हीट क्या है, एक मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कब होता है, विच टेक्स प्लेस बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। तो ये इतना ज़्यादा टफ डेफिनेशन नहीं था कि मैं इसे बार बार तुम्हें समझाऊँ, इसलिए तुम बहुत ही ध्यान समझ सकते हो कि हीट क्या है, जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका इंट्रैक्शन कब होगा, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी आई नो हीट में, बट फिलहाल के लिए डेफिनेशन इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड सी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो कि अब हीट में क्या करना है नहीं करना, आगे देखेंगे जो भी करना है, फिलहाल के लिए तुम बस डेफिनेशन समझो, ठीक, ठीक है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। जैसा हमने वर्क में साइन कन्वेंशन बताया था, वैसे ही हीट के लिए भी क्या है, साइन कन्वेंशन है। देखो कन्वेंशन है तो कन्वेंशन जैसा कहता है वैसा ही करके चलते हैं हम लोग भी, ठीक। उसमें दिमाग नहीं लगाते, कन्वेंशन को बस या मान लेते हैं, ठीक। तो कन्वेंशन है, क्या कहता है कन्वेंशन, कि ये सिस्टम है तुम्हारा, ठीक, और ये सराउंडिंग है। तो कन्वेंशन ये कहता है कि अगर हीट ऐड हुआ सिस्टम पे, ये हीट, ठीक, ऐड हुआ सिस्टम पे तो पॉजिटिव, और अगर हीट सिस्टम से बाहर निकला तो नेगेटिव, ठीक। बहुत ही सिंपल है, अगर सिस्टम में हीट ऐड हुआ, ठीक है, तो पॉजिटिव करेंगे उसे, और अगर निकला बाहर तो नेगेटिव करेंगे। हीट को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, ठीक। वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, हीट को डिनोट करेंगे क्यू से, ओके। अब नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें 2 टर्म बताऊंगा, ठीक है, जो तुम्हें डेफिनेशन होगा बेसिकली। 2 टर्म कौन कौन से, पहला टर्म है एडियाबैटिक बताऊंगा, ठीक। एडियाबैटिक क्या होता है, अगर बाउंड्री को हीट क्रॉस ना करे तो हम लोग एडियाबैटिक कहते हैं, ठीक। तो सपोज कर लो कि मैंने कहा ये कोई बाउंड्री बना हुआ है, अब अगर इस बाउंड्री को हीट क्रॉस ना कर सके, इस बाउंड्री को हीट क्रॉस ना कर सके, तो मैं कहूँगा ये कौन सी बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री है। अगर कहीं भी लिखा हो कि कोई प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो मान लेना कि वहाँ हीट का इंट्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अगर हीट बाउंड्री क्रॉस ना करे तो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या मैंने बताऊंगा, डायाथर्मिक वॉल। एक तो मैंने बताया एडियाबैटिक वॉल, दूसरा है डायाथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल वो होगा जहाँ पे हीट फ्लो ना हो, और डायाथर्मिक वॉल वो होगा जो हीट को फ्लो करने दे, ठीक है, हीट को जो अलाउ करे फ्लो करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, डायाथर्मिक वॉल। ये था तुम्हारा 2 बहुत ही बेसिक सा छोटा सा बस टर्म था, अगर कहीं लिखा हुआ है टर्म को तो कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैंने बता दिया।
अब एक बात ध्यान सुनो, जैसे तुम्हारा वर्क ट्रांसफ़र मैंने क्या होता है कि पाथ फंक्शन है, उसी तरह हीट ट्रांसफ़र भी क्या है, पाथ फंक्शन। कहने का मतलब कि वर्क ट्रांसफ़र में जैसे हमने देखा था कि वो क्या था, इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड करता था, यानी कि अगर हम किसी भी स्टेट में किसी भी प्रोसेस में 1 से 2 पे जा रहे थे तो वो पाथ पे डिपेंड कर रहा था, कौन, वर्क ट्रांसफ़र। हमने कहा हीट ट्रांसफ़र भी क्या है, एक पाथ फंक्शन है, यानी कि ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर यानी कि हम अगर किसी प्रोसेस में 1 से 2 पे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए, तो हीट की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो हमारे बताने का बस इतना सा मतलब है कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ठीक, लाइकवाइज वर्क ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ओके, अब एक और छोटा सा चीज़, हीट या वर्क दोनों क्या है, एक तरह का एनर्जी इंटरेक्शन है। ठीक, तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक, यूनिट क्या होगा, जूल। ओके, हमने बस यूनिट बताना था, यहाँ पे हमने बता दिया यूनिट क्या है, हीट और वर्क का जूल। इस सब की यूज़ तुम्हें कब होगी, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक, अगर याद रखना, अगर न्यूमेरिकल में या फिर कहीं भी तुमने अगर यूनिट मिस किया ना तो वो गलत होगा, चाहे तुमने सॉल्व कितना भी अच्छा क्यों ना करा हो। क्योंकि सपोज हमने कह दिया कि हीट इंट्रैक्शन हुआ 5, तो 5 क्या, किलोग्राम, 5 क्या, इसलिए यूनिट इज़ वेरी नेसेसरी। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम सेमेस्टर में आंसर लिख रहे हो या चाहे कहीं भी बोल रहे हो। यूनिट मेंशनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ भी बोलो तो यूनिट के साथ बोलो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट। ठीक, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हाँ, अब ये आज का पार्ट ख़त्म ही होने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, एंड दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी यूनिट मास, मान के चलो कि तुम्हारा यूनिट मास है, ठीक, हम कहते हैं कि इस यूनिट मास का अगर हमें टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक, अगर इस यूनिट मास का हमें टेम्परेचर चेंज करना है यूनिटी से, ठीक, टेम्परेचर चेंज करना है किससे, यूनिटी से, तो हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, या मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब कि अगर तुम्हें किसी यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज करना है बाय यूनिटी से, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड में होगा वो कहलाएगा क्या, स्पेसिफिक हीट। अगर डेफिनेशन दे तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सबस्टांस बाय यूनिटी। ठीक, दोबारा सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। Specific heat is the amount of energy required to change the temperature of a unit mass by unity। ठीक, अब देखो एक छोटा सा चीज़ जान लो, तुम्हें इस पूरे सब्जेक्ट में दो चीज़ देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो कहता है कि CP जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है CV से। अब ये क्यों ज़्यादा होता है ये मैं ज़रूर बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसको बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बाउंड्री वर्क का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं वो थर्ड पार्ट आते आते बताऊँगा। ठीक, फिलहाल के लिए तुम इतना समझो कि CP इज़ ग्रेटर देन CV। ठीक, मैं अपने अगले वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो मैं ज़रूर तुम्हें इसका आंसर मिलेगा कि वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। ओके, तब तक के लिए तुम CP इज़ ग्रेटर देन CV को नोट कर लो, एंड हमेशा याद रखना कि CP इज़ ग्रेटर देन CV। ओके, अब एक और चीज़ देखो, जब मैं हीट पढ़ा रहा था तुम्हें तो मैंने बताया कि हीट जो ट्रांसफ़र होगा, या कि हीट एक ऐसा मेथड एनर्जी ट्रांसफ़र का, वो तब होगा जब टेम्परेचर का चेंज होगा, यानी कि DT। यानी कहने का मतलब कि हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब हीट जो है प्रोपोर्शनल होता है MkB। ठीक, अगर इन दोनों को कंबाइंड देखोगे तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू mc/dt। हाँ, और C क्या आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट का। ठीक, ये बस एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू mc/dt। इसका तुम्हें यूज़ काफ़ी आगे होगा, अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट लॉ तक तो नहीं होगा। फर्स्ट लॉ तुम्हारा चलेगा पूरी एनर्जी एनालिसिस पे, उसके बाद तुम्हें इसका यूज़ होगा। इसे मैं वापस एक और बताऊँगा, अभी मैं तत्काल के लिए तुम्हें बता दिया। अब देखो एक और बात याद रखना कि M इंटू C को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी।
देखो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है थर्मोडायनामिक्स में, यही टर्म्स में कंफ्यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ध्यान से चलना और नोट्स बनाते चलना, साथ में ही मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। मैंने क्या बताया, दो टर्म आएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, इसका रीज़न मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले इंटरनल एनर्जी और बाउंड्री वर्क समझाने के बाद। नेक्स्ट मैंने बताया कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड Q इज़ प्रोपोर्शनल टू M। सो इन दोनों कंबाइंड करके हमने लिखा Q इक्वल्स टू mc/dt। M इंटू सी को हमने नाम दिया हीट कैपेसिटी का, ठीक है, और C स्पेसिफिक हीट है। ओके, अब देखो एक लास्ट चीज़, कभी भी हीट के रिगार्डिंग ना ये मत कहना कि हीट, टोटल हीट, कभी मत कहना टोटल हीट या फिर हीट कंटेंट, ये सब टर्म मत यूज़ करना, क्योंकि अब तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, तो ये सब टर्म यूज़ करना क्या होगा, गलत। क्योंकि हीट प्रॉपर्टी नहीं है, हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। हीट क्या तुमने देखा कि पाथ था, उसको पाथ पे डिपेंड करता था। हीट, टोटल हीट या हीट कंटेंट कहने का ये मतलब बनता है कि तुम्हारा हीट क्या प्रॉपर्टी है सिस्टम का, हाँ, बट नहीं, हीट प्रॉपर्टी है ही नहीं सिस्टम का। हाँ, हीट क्या है, लाइक वर्क, हीट क्या है, लाइक वर्क, जिसे तुम कभी स्टोर नहीं कर सकते, हीट को तुम कभी स्टोर नहीं कर सकते, ये तो ट्रांजिएंट है। मतलब अगर किसी सिस्टम में दो पॉइंट है जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट आएगा, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट आएगा, तुम इसे उठा के स्टोर नहीं कर सकते किसी में भी। अगर स्टोर नहीं कर सकते देन हाउ कैन यू से कि टोटल हीट और हीट कंटेंट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम या फिर टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, हाउ दे कैन से लाइक दिस, क्योंकि किसी चीज़ का कंटेंट या किसी चीज़ को तुम टोटल तब कहोगे जब उसका वो प्रॉपर्टी हो या उसका वो पार्ट हो, बट ये तो ऐसा है नहीं। हीट और वर्क क्या है, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड। हाँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस था तो हीट अपना रोल प्ले किया, हाँ, हीट फ्लो किया, अगर नहीं था तो नहीं किया, यानी कि तुमने हीट को स्टोर नहीं किया, वो तो बस ट्रांजिएंट फिनोमेनन था जो हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सो नेवर यूज़ टोटल हीट और हीट कंटेंट फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स, बिकॉज आज के बाद तुम्हें थर्मो पता है, इससे पहले तुम यूज़ करते आए थे बिकॉज तुम्हें थर्मो नहीं पता था। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक, पूरी वीडियो देखा करो ताकि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ये नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया ताकि सब इजी लग रहा है समझ में आ गया, नहीं, पूरी वीडियो देखो, क्योंकि आखिरी पार्ट में जैसे मैंने लास्ट में तुम्हें टोटल हीट या हीट कंटेंट बताया वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग गलती यूज़ करते हैं, ठीक, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि तुम अपने अपने नोट्स साथ में बनाते चलो, मैंने नोट्स बनाते चलो अपना साथ में, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि नोट्स बनाते चलो, एंड सब्सक्राइब भी करो चैनल को, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।